हेलो एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स, आज हम लोग एसएससी सीजीएल में आने वाले जो त्रिकोणमिति के प्रश्न हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये वीडियो एक्सक्लूसिवली स्पेशली सीजीएल एस्पिरेंट्स, एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए है। और आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के मेंस में मैथमेटिक्स का कितना बड़ा रोल है। और विगत सालों के प्रश्न पत्रों से स्पष्ट हो रहा है कि ट्रिगोनोमेट्री से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट हैं, ऑब्वियसली उन्हें बहुत कुछ पता भी रहता है तैयारी के दौरान। तो एकदम ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे यहाँ पे, और थोड़ा सा समय आपको देना है, धैर्य रखना है, थोड़ा समय इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप कॉन्फिडेंट महसूस करने लगिएगा त्रिकोणमिति, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर थोड़ा समय आप इन्वेस्ट करते भी हैं, लेकिन उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है कि त्रिकोणमिति के कैसे भी किसी भी टाइप के प्रश्न अगर सीजीएल में आते हैं तो उन्हें मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बजाय कि आप हड़बड़ी में कोई चीज सीखें, ट्रिक सीखें, मेथड सीखें, या याद करें, रटें, उससे बेहतर है कि थोड़ा आप समय दें, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा धैर्य से काम लें और ऐसी समझ विकसित करें ट्रिगोनोमेट्री की, त्रिकोणमिति की, कि आपको कोई दिक्कत ना हो सवालों को सॉल्व करने में। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रश्नों को समझते हैं तो आधा काम वहीं पे हो गया। अगर प्रश्नों को ठीक से समझ पा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। तो देखिए, ये जो चैनल है वो तो ऐसे एकदम बेसिक से क्लास 10 तक के सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को कवर करने के लिए ये चैनल है। लेकिन स्पेशली ये जो वीडियो है वो मैंने एसएससी सीजीएल की परीक्षा को ध्यान में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के बनाने का निश्चय किया है। तो मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगा और ये सीरीज बनती जाएगी ट्रिगोनोमेट्री की, और सीजीएल के का सारा पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा इसमें। एक चीज ये ध्यान रखना है। तो इस पूरे सीरीज को आप देखिएगा। हो सकता है मल्टीपल वीडियोस बने, लेकिन बिल्कुल त्रिकोणमिति के अ ब स से शुरू करके और एसएससी सीजीएल में जितने नॉलेज की आवश्यकता है त्रिकोणमिति के बारे में, जितनी जानकारी की आवश्यकता है, वहां तक हम लोग चलेंगे। ठीक है। तो वैसे आप इस चैनल पे जाकर देखिए, बाकी और भी टॉपिक्स मिलेंगे आपको। स्पेशली ये जो वीडियो है वो त्रिकोणमिति के लिए है और सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रख के बनाया गया है। मल्टीपल वीडियोज होंगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस त्रिकोणमिति को समझने के लिए जो बाकी और चीजों की जरूरत है, जैसे कोण, ये इत्यादि ज्योमेट्री के कुछ पाइथागोरस थ्योरम वगैरह, वो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पहले से पता है। अगर वो भी नहीं पता है तो वो सारे टॉपिक हमारे चैनल पे बाकी और दूसरे वीडियोज में आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें हम ये मान के चलेंगे कि
पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ज्योमेट्री का पाइथागोरस थ्योरम, कोण क्या होते हैं, ये सब आपको आइडिया है, इतना आइडिया है उस, क्योंकि वैसे छात्रों के लिए, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। वैसे अगर आप मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी हमारा चैनल है, आप सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, बहुत से आपको कंटेंट मिलेंगे, बहुत से वीडियोस मिलेंगे। और मैंने एक शुरुआत की है कि मैं गणित को बिल्कुल ही सिलसिलेवार तरीके से प्रारंभ से ही पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे। ये इसके टारगेटेड व्यूअर्स हैं एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स, ठीक है। तो आप देखिए कि आपने बहुत बार सुना होगा कि त्रिकोणमिति, ट्रिगोनो और मेट्रॉन, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। बहुत बार आपने सुना होगा, इसमें बहुत हम डिटेल में नहीं जाएंगे। संक्षेप में आपको पता ही है कि ये किसी त्रिभुज के कोणों और उनके साइड्स का अध्ययन है ये, और उनके बीच क्या इंटर रिलेशन है, अंतर संबंध क्या है। मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में इन चीजों का अध्ययन होता है उसे हम ट्रिगोनोमेट्री या हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि ये त्रिभुज के जो कोण हैं और उनके जो साइड्स हैं, उनके बीच क्या संबंध है और ये ब्रांच किस तरीके से डेवलप हुआ। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि कोई भी ट्रायंगल है, किसी टाइप, ट्रायंगल बहुत से टाइप के होते हैं। हमारे चैनल पे ये ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएंगे तो ये सब भी बताएंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीजें आपको पहले से पता होंगी कि ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं और वो रेखाखंड होते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब है कि ये कोई रेखा के 2 एंड पॉइंट्स निर्धारित होते हैं। ऐसा नहीं है, एक रेखा लाइन उनको कहते हैं कि ये दोनों साइड में एरो बना रहता है, यानी इस टाइप का दोनों साइड में ये चलते ही रहेगा, तो उसको लाइन कहते हैं। लेकिन ये क्या है, एरो नहीं है दोनों साइड में, तो ये लाइन सेगमेंट कहा जाता है, रेखाखंड कहा जाता है। तो 3 रेखाखंडों से मिलकर त्रिभुज बना है और ये जो एंड पॉइंट्स हैं उन्हें हम शीर्ष बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में वर्टिसेस बोलते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल है वर्टिसेस। वर्टेक्स एक शीर्ष को हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, और बहुत से चूंकि 3 शीर्ष हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं उनको शीर्ष भी बोलते हैं, शीर्ष, तो इनको वर्टिसेस या वर्टेक्स बोला जाता है, ठीक है। और ये तीनों वर्टेक्स के पास आप देख रहे हैं कि 3 एंगल बने हुए हैं। क्योंकि एंगल कैसे बनता है, आप किसी एक ही पॉइंट से 2 एरोज खींच देते हैं। एरोज, एरो का मतलब एक साइड में ये एरो का चित्र बना रहेगा और एक ये लाइन सेगमेंट जैसे है, इसको आप तोड़ दीजिए तो ये एक एरो हो गया, ये दूसरा एरो हो गया, है ना। तो ये जो एक ही इनिशियल पॉइंट से अगर 2 एरो निकले हुए हैं तो उनके बीच के ये जो इस झुकाव को हम लोग कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। अब आप ये एरोज को ओमिट भी कर सकते हैं, तो एंगल तो वही रह गया। ये मतलब लाइन सेगमेंट 2 अगर एक बिंदु से निकले हों या फिर 2 एरो
एरो देने का अर्थ ये है कि ये बिंदु से ये मान लीजिए एंगल जो बना है, अगर आप इसको और दोनों साइड्स को इंक्रीज कर दीजिएगा तो भी ये एंगल नहीं बदलने वाला है। ये जो एंगल है, एंगल का जो मेजरमेंट है वो सेम रहता है। तो आप ये एंगल बोलिए या ये एंगल बोलिए या और थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये एंगल सेम रहेगा, है ना। तो एंगल का मेजरमेंट जो है वो बस इंक्लिनेशन पे है, मतलब इंक्लिनेशन, इसको कहते हैं झुकाव, कि ये साइड के तुलना में ये साइड कितना झुका हुआ है, थोड़ा इधर आ गया है, इधर हो गया है कि और इधर हो गया है, तो उसके अनुसार एंगल चेंज होते हैं। इसके साइड के लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एंगल जो है वो जो एंगल के दो साइड होते हैं उसके लेंथ से निरपेक्ष होता है। लेंथ छोटा हो बड़ा हो, एक्सटेंड कर दीजिए बढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि वो जो झुकाव है, जो इंक्लिनेशन है वो सेम रहे तो एंगल सेम रहता है ना। तो आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल में ये 3 एंगल बन रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि ये तीनों एंगल मिला करके, माने तीनों एंगल का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको पता है। ऐसे हम वैसे विद्यार्थियों के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते हैं कि एंगल क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, मतलब रेखा क्या होती है, रेखाखंड क्या होते हैं, एरो मतलब किरण वो क्या होता है। तो ये सब हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे जिनको नहीं आइडिया है। लेकिन ये तो उनके लिए क्लास है ना जो कि तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें कुछ तो आइडिया है, तो हम उतने विस्तार से इस पे चर्चा नहीं करेंगे। तो आप ये समझ गए होंगे कि एंगल क्या होता है, और एंगल का मेजरमेंट इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों साइड कितने झुके हुए हैं, है ना। कितने दोनों साइड लंबे हैं छोटे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है एंगल के माप पे, मेजरमेंट पे, है ना। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग समकोण त्रिभुज पे करते हैं। समकोण त्रिभुज, इसको अंग्रेजी में राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 डिग्री समकोण हो। समकोण किसको कहते हैं, 90 डिग्री किसको कहते हैं कि अगर ये एक, चूंकि दो रेखाखंडों से कोण बनते हैं, तो मान लीजिए एक ये रेखाखंड है, तो इसका एक जो इनिशियल पॉइंट है उस पे दूसरी रेखाखंड बिल्कुल खड़ी है, एकदम खड़ी, उसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं, है ना। इसके आधार पे ही हम तो बाकी झुकाव को, जैसे इस झुकाव को अगर 90 बराबर भागों में बांट देंगे तो एक भाग 1 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको एकदम बीच से बांट देंगे तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, और इसको बढ़ा देंगे 90 इधर है फिर और 90 इधर, मतलब ये इसके अपोजिट, मतलब इस पे ये हो गया तो ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 मिला के 180, वैसे ही ये पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री। तो इस तरीके से आप डिग्री मेजरमेंट जानते हैं कि डिग्री किस तरीके से मेजर किया जाता है ना। ये एक इनिशियल लाइन है, दूसरी रेखाखंड ऐसे घूम रही है, घूमते घूमते बिल्कुल एकदम खड़ी हो गई तो 90 डिग्री, है ना। तो इसको 90 कहा जाता है, मतलब ये एक डिफिनीशन हो गया कि इसको हम 90 कहेंगे, है ना। तो किसमें डिग्री मेजरमेंट, एंगल मापने के और भी तरीके हैं, रेडियन और इत्यादि, हम बाद में बताएंगे उसे। अभी आप डिग्री ही समझिए कि एंगल को डिग्री में हम लोग अगर मापते हैं तो समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री।
तो आप ये बताइए कि अगर त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों मिला के 180 डिग्री हो सकते हैं, तो उसमें कितने कोण समकोण यानी 90 डिग्री हो सकते हैं? स्पष्टतया ज्यादा से ज्यादा एक होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 होंगे, एक से ज्यादा अगर कोण समकोण होंगे 90 के होंगे, तो दो अगर होंगे तो क्या होगा? 2 ही कोण मिला के 180 डिग्री हो जाएगा, तीसरा तो फिर 0 होना पड़ेगा। और तीसरा कोण अगर 0 है तो त्रिभुज बनेगा कैसे? त्रिभुज तो तब हो जबकि उसके तीनों कोण नॉन जीरो हो। अब ये है, अगर मान लीजिए कोई ये कोण 90 जीरो हो गया, यानी ये इसी पे आके गिर गया, तो फिर तो ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये तो त्रिभुज हुआ नहीं, ये तो लाइन हो जाएगा, है ना। तो कोई भी त्रिभुज हो उसमें अधिकतम मैक्सिमम एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है, 2 कोण हो ही नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी है कि तीनों, अब वो क्यों है उसके लिए भी वो प्रमेय है, सिद्ध किया जा सकता है ज्योमेट्री में। तो जब ज्योमेट्री के क्लासेस हम डालेंगे तो उस समय आपको हम बताएंगे कि ये त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री ही क्यों होते हैं। और अभी आपको सिर्फ ये फैक्ट जानना है, आप जानते भी होंगे पहले से कि 180 डिग्री तीनों कोण मिला के होते हैं। डिग्री मेजरमेंट हम लोग अभी डिग्री मेजरमेंट ही पढ़ रहे हैं, रेडियन वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, वो हम बाद में बताएंगे। तो डिग्री में पता चल गया कि कोई एक त्रिभुज, ऐसा भी त्रिभुज हो उसमें एक कोण ही 90 का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोण 90 का नहीं हो, लेकिन 90 डिग्री का अगर कोण बनाना है किसी त्रिभुज में तो एक ही कोण संभव है अधिकतम। वैसे त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का। अब जैसे एक एग्जांपल दे दीजिए, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें ये कोण 90 डिग्री का दिख रहा है ना। बाकी और 2 कोण हैं वो दोनों मिला के 90 होंगे, तभी तो 90 और 90 180 होगा। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, और समकोण होता है इसलिए उस त्रिभुज को समकोण कहा जाता है, समकोण त्रिभुज। और बाकी जो 2 कोण बच गए उनको मिला के 90 डिग्री होता है, यानी कि वे 2 पूरक कोण होते हैं। पूरक कोण किसको कहते हैं? 2 कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो एक ये अगर समकोण त्रिभुज है तो इसमें अधिकतम मान का कोण 90 डिग्री वाला होगा। और जो त्रिभुज की एक और प्रॉपर्टी होती है कि त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। एंगल के अनुपात में ही वो सामने की भुजाएं होती हैं, जितना एंगल बड़ा वो साइड उतना बड़ा, है ना। क्योंकि एंगल बड़ा मतलब वो फैलाव बड़ा तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी। खैर ये सब ज्योमेट्री के प्रमेय हैं, थ्योरम्स हैं, जिनको सिद्ध भी किया जा सकता है। और ये प्रॉपर्टीज आपको जानना अभी जरूरी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको थ्योरम तो प्रूव नहीं करना है, आपको फैक्ट्स जानने हैं। और उन्हीं फैक्ट्स की जानकारी के बदौलत आप जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। तो जो 90, चूंकि सबसे बड़ा कोण है एक समकोण त्रिभुज में, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। दिख भी रहा है, ये जो सामने वाली सबसे लंबी भुजा है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और जो बाकी 2 भुजाएं बच गई, ये और ये, उसको लंब बनाने वाली भुजाएं कहते हैं, यानी साइड्स मेकिंग राइट एंगल। ये राइट एंगल है और ये साइड्स जो है वो जो बना रही हैं इसको, तो साइड्स मेकिंग राइट एंगल। अब ये जो पेयर होते हैं साइड्स मेकिंग राइट एंगल, उन्हें हम परपेंडिकुलर बेस पेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर बेस पेयर। आप पूछेंगे भाई आपने पेयर क्यों कहा, एक एक को बताइए। नहीं, ये मैंने अभी कहा ना कि राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं हैं, साइड्स मेकिंग राइट एंगल।
इसमें से कोई एक परपेंडिकुलर है और कोई एक बेस है। मतलब कोई एक परपेंडिकुलर को हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं और बेस को हम लोग हिंदी में आधार बोलते हैं। आधार है ना, बेस कहते हैं ना कि भाई बेस मजबूत करो, तो बेस मजबूत करो का मतलब क्या है? आधार मजबूत, जिससे कोई चीज खड़ा हो, तो आधार को मजबूत करो। आधार को मजबूत करने से इमारत मजबूत होती है। ज्ञान मैथमेटिक्स के नॉलेज में भी यही बात है, जितना आपका फाउंडेशन आधार बेस मजबूत होगा, ज्ञान उतना ही पुष्ट होगा, कॉन्फिडेंट आप महसूस करेंगे। तो ये चैनल यही कराता है, आपका जो मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। भले थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब एक बार सीख लीजिएगा तो बस बात खत्म हो गई, फटाफट सवाल बनने लगेंगे। तो ये जरूरी है, इसके लिए आप फैलाइए इसको। बहुत से वीडियो आने वाले हैं, जैसा जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर बेस पेयर है। तो अगर ये बेस है, अगर मान लें ये बेस, देखिए इस पे खड़ा है, इस पे ये चीज खड़ी है, तो ये अगर बेस है तो ये परपेंडिकुलर है। थोड़ा आप इसको ऐसे घुमा के देखिए, अगर इसको नीचे ला देंगे ये बेस हो गया। अगर या इधर से देखें, इस साइड से आप देखें तो ये अगर बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। यानी ये जो दोनों पेयर हैं, परपेंडिकुलर बेस पेयर, लंब आधार युग्म, उसमें से कोई एक अगर बेस होगा तो दूसरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और अगर एक परपेंडिकुलर होगा दूसरा बेस हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो आप कोई एक नहीं बोल सकते कि नहीं यही परपेंडिकुलर है ये बेस है, नहीं। अगर ये बेस है तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो वो कैसे हम लोग निर्धारित करते हैं, किसके सापेक्ष ये डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन इसका देते हैं, वो अभी हम देखते हैं। तो जैसे हुआ कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में, माने इस एंगल के सापेक्ष परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे और बेस इसको बोलेंगे। यानी क्या रूल है, ये जो परपेंडिकुलर बेस पेयर है उसमें कौन परपेंडिकुलर कौन बेस है, वो जो बदलते रहते हैं साइड्स, वो कैसे डिफाइन करेंगे? तो किसी एंगल के, कौन से एंगल, ये 90 को छोड़ के जो दो एंगल बचे हैं उस कोण के संदर्भ में, उस कोण के सापेक्ष, उस कोण के रेस्पेक्ट में हम ये डिफाइन करते हैं। तो इस एंगल के लिए, जैसे आप नाम ही रख दीजिए त्रिभुज का ABC। आपको मत पता है कि त्रिभुज के जो वर्टेक्स होते हैं या शीर्ष होते हैं, उनके पास एक एक लेटर, एक एक अक्षर लिख देते हैं तो पूरा त्रिभुज का नाम हो जाता है। तो ABC, त्रिभुज ABC में ये जो एंगल ACB या BCA, जो बीच वाला होता है वही एंगल होता है। तो ACB अगर एंगल बोल रहे हैं, एंगल ACB, तो उसका वही मतलब है जो एंगल BCA है। यानी इस एंगल को बनाने में कौन कौन से रेखाखंड लगे हैं? एक तो AC लगा है और दूसरा CB लगा है। AC लगा है और CB लगा है। या फिर इसको उलट के बोल सकते हैं कि BC लगा है या CA लगा है। तो यही BC लगा है या CA लगा है। तो अगर एंगल ऐसे लिखते हैं जिसका मतलब दो इसमें भुजाएं हैं, कौन कौन सी? AC और CB। वैसे ही BC और CA, है ना, दोनों एक ही चीज है। AC और BC, AC और CA एक चीज है और CB और BC एक चीज है, तो एक ही चीज है। तो इस एंगल को अब इतना नहीं लिख के हम इसका कोई छोटा नाम भी रख सकते हैं, ये थोड़ा आसान रहता है। जैसे अब एंगल ACB या एंगल BCA नहीं लिख के हम इसका एक नाम दे देते हैं थीटा। ये ग्रीक वर्णमाला के, ग्रीक अल्फाबेट के लेटर से हम लोग एंगल को सूचित करते हैं। ये परिपाटी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप लिख सकते हैं, मतलब एंगल को ACB या BCA भी लिख सकते हैं। इसका हमने एक छोटा नाम दे दिया कि ताकि बार बार बोलने में आसान रहे, थीटा। तो भाई देखो, डर रहे थे ना, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, ये वो ऐसे वैसे, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत डरने की जरूरत कुछ नहीं है भाई। थीटा मतलब जस्ट एक नाम है। किसका नाम है? एंगल का नाम है। थीटा क्या है? एंगल का नाम है। उस कोई एंगल लिखने में हम 3 लेटर यूज करते हैं ना, एंगल एस, क्योंकि दो भुजाएं चाहिए और एक कॉमन उसमें
एक जो दोनों भुजाएं होती है उसमें एक कॉमन बिंदु होता है तो वो बीच में रहता है। तो AC और CB से मिलकर ये एंगल बना है, या BC और CA से मिलकर बना है। तो ऐसे लिखते हैं, उसको हमने एक नाम छोटा सा दे दिया भाई थीटा। बार बार इतना कौन बोलेगा, बार बार थोड़ा संक्षिप्त करने के लिए, आसान करने के लिए, लिखने के लिए बस वो थीटा है। थीटा कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत कोई डरावनी बात नहीं है। थीटा मतलब एक अक्षर है, जैसे क ख ग घ है ना। तो लेटर इंग्लिश में ABC देखिए लिखा है, वैसे ही एक लैटिन वर्णमाला, लैटिन एक भाषा है, उसके वर्णमाला का एक अक्षर है। जनरली हम लोग परिपाटी के अनुसार एंगल्स को सूचित करने के लिए ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों को सूचित करते हैं, और कोई बात नहीं है। थीटा कोई मतलब थीटा क्या होता है पता है ना, जो नहीं जानते हैं वो बहुत डरते हैं शुरू में सुन के, साइन थीटा। अभी हम साइन पे आएंगे, साइन क्या है वो थोड़ा अलग चीज है, लेकिन पहले थीटा को तो जानो भाई। थीटा क्या है, ये एंगल का एक शॉर्ट नोटेशन है ना, बार बार लिखना पड़ेगा तो एक छोटा नाम दे दो, है ना। तो ये थीटा, अब इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर होगा सामने वाला, तो जिस एंगल के संदर्भ में बात करनी है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी लंब हो जाता है। और अब समकोण बनाने में दो ही भुजाएं हैं, तो एक जब परपेंडिकुलर हो गया तो दूसरा बेस होगा, क्योंकि ये दोनों को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बेस पेयर, है ना, परपेंडिकुलर बेस पेयर। तो एक अगर परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया तो दूसरा बेस अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए मैंने बताया कि आपको किसी कोण के संदर्भ में बात करनी होगी। इस कोण के संदर्भ में ये पक्का है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन जैसे ही इस कोण के संबंध में बात करेंगे, एंगल BAC या एंगल CAB, एक ही बात है। अगर मान लीजिए इसको हमने फाई से सूचित कर दिया, तो इस फाई के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने है देखिए BC, और अब बेस क्या हो जाएगा AB। तो हम लिखेंगे फॉर थीटा P परपेंडिकुलर, P मतलब परपेंडिकुलर, थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है जी AB, और फॉर फाई यानी इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है जी BC। देखिए बदल गया, अब थीटा के लिए PAB था, तो थीटा के लिए B यानी बेस क्या था BC था, और अब फाई के लिए परपेंडिकुलर BC हो गया, तो इसके लिए बेस क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो ये चीज अब आपको स्पष्ट हो गई कि एक समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, बेस ये कैसे डिसाइड होते हैं। हाइपोटेन्यूज तो बस फिक्स है, जो 90 डिग्री वाले कोण समकोण के सामने वाली भुजा है, जो सबसे लंबी भुजा है, वही कर्ण कहलाती है हाइपोटेन्यूज। आप चाहे इस कोण की बात करें, इस कोण की बात करें, किसी के संदर्भ में बात करें, हाइपोटेन्यूज यही होगी, 90 के सामने वाली। परपेंडिकुलर बेस पेयर फिक्स है, लेकिन कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन लंब है, कौन आधार है, ये डिसाइड होगा एंगल के रेस्पेक्ट में कि किस कोण की आप बात कर रहे हैं। इस कोण की बात कर रहे हैं, जो दो बच गए हैं कोण 90 को छोड़ के, इस कोण की बात कर रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर सामने वाली, तो जिस कोण की बात करें उसके सामने वाला लंब, और बाकी बच गया हुआ था, कर्ण तो पहले से डिसाइडेड है ही। तो इतना तो क्लियर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, सब समझाते हुए चलेंगे, मैथमेटिक्स चुटकियों में, समझे ना। तो बस ऐसे अब हम लोग एक चीज देखते हैं, और आपको ये भी पता है कि समकोण त्रिभुज में हम लोगों ने कर्ण, लंब, आधार ये सब डिफाइन किया। तो समकोण त्रिभुज में ज्योमेट्री का नॉलेज आपको होगा तो आपको पता ही होगा कि ABC अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यदि समकोण त्रिभुज है,
यानी एक कोण 90 डिग्री का है, तो उसके सामने वाला कर्ण अभी बताया जस्ट, ये दोनों परपेंडिकुलर बेस पेयर। लेकिन एक रिलेशन है, क्या है? ज्योमेट्रिकल रिलेशन है, उसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ये इसकी जानकारी रखिए, बहुत काम की चीज है। वो क्या है कि ये जो समकोण बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं, यानी परपेंडिकुलर बेस पेयर है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो पेयर है, उन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, स्क्वायर कीजिए और जोड़ दीजिए, वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगी हमेशा। कैसा भी समकोण त्रिभुज हो, ऐसा हो, ऐसा हो, कैसा भी हो, ये रिलेशन हर जगह लागू होगा। तो उसको हम लोग इस पाइथागोरस थ्योरम को कैसे लिखते हैं? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, हमेशा, है ना? पाइथागोरस थ्योरम। इसको लंब को हम लोग परपेंडिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं, तो पी छोटे पी से सूचित करते हैं। तो पी स्क्वायर प्लस आधार को बेस कहते हैं तो बी से, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं अंग्रेजी में, तो एच से डिनोट करते हैं, तो एच स्क्वायर। ये वाला जो रिलेशन है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब अगर आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि एच इसका वर्गमूल होगा। आप चूंकि ये वर्ग के बराबर इतना है, तो वो चीज कितना होगा? इसका वर्गमूल, है ना? तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वर्गमूल। अब देखो भाई कि ये जो समकोण त्रिभुज है ना, एक एंगल, इस जो 90 के छोड़ करके जो दो एंगल बचे हैं, उसमें एक एंगल तो हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, और इसके रिस्पेक्ट में अब हम लोग बात करते हैं, यानी इसके संदर्भ में बात करते हैं। तो ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी यानी एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। बाकी जो बी ए सी और ए सी बी कोण है, उसमें एक कोण थीटा, ए सी बी को थीटा मान लिया। थीटा नाम रख, जैसे हमने बताया ना कि थीटा कोई चीज नहीं, बस एक उसका नाम रख दिया मैंने। बार बार ए सी बी नहीं लिखेंगे, बी सी ए नहीं लिखेंगे। तो हम लोग ये जो साइड्स है ना तीन, ये थीटा है, तो ये क्या हो गया? लंब हो गया पी, और ये क्या हो गया? बी हो गया, बी हो गया, और ये तो एच फिक्स है ही 90 के सामने का। कर्ण, लंब, आधार। तो इन जो तीन साइड्स हैं, उनके बीच के विभिन्न तरह के अनुपात हम लोग निकालते हैं, रेशियो, और रेशियो को कुछ नाम दे देते हैं। जैसे देखिए, एंगल थीटा के लिए पी कौन है? ये है। तो ये अगर पी और एच का अनुपात हम निकालें, लंब और कर्ण का अनुपात, क्योंकि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। अब देखिए, अनुपात तो हम दो समान राशियों के बीच ही निकाल सकते हैं ना। ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी लंबाई कुछ यूनिट मात्रक, क्या कोई भी हो, ये सेंटीमीटर हो, ये सेंटीमीटर, या मीटर मीटर मीटर, फीट इंच इंच इंच, कुछ भी हो, मात्रक एक जैसा रखिए, और फिर उनके बीच में रिलेशन निकालिए। नहीं भी है मात्रक एक जैसा दिया हुआ, तो आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो लंबाई का तो कोई मात्रक होगा ना, तो ये लंबाई और ये लंबाई के बीच का जो अनुपात होगा, रेशियो जो होगा, उसको हम लोग डिफिनीशन देते हैं, परिभाषा, कि इस अनुपात को हम लोग कहेंगे साइन थीटा। अब देखिए, थीटा का इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये पी परपेंडिकुलर इस थीटा के लिए है, इस कोण के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए। लेकिन अगर कोण निर्धारित हो, तो उस कोण
के सापेक्ष एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको साइन कहते हैं। यानी साइन है क्या? एक रेशियो है। किसका भाई? तो किसी कोण का साइन। अब देखिए साइन थीटा का मतलब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि साइन और गुणे थीटा, ऐसा कुछ नहीं। साइन थीटा का मतलब यहाँ साइन गुणा थीटा इस टाइप कुछ, क्योंकि साइन अलग से कुछ होता ही नहीं। साइन अलग से कुछ नहीं होता है जब तक आप एंगल पे आरोपित नहीं करेंगे इसको। माने एक तरह का ये एक परिभाषा है। क्या परिभाषा है भाई? कि किसी कोण का साइन हम लोग कहते हैं उस कोण के सामने वाली भुजा समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात हम लोग साइन थीटा कहते हैं। एक परिभाषा है कि इस रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहेंगे। इस एंगल चूंकि एंगल इसलिए बताना पड़ा कि ये पी के लिए तो कोई एंगल बताना पड़ेगा भाई, नहीं तो पी हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी, ये बी भी हो सकता है, तो इस एंगल बताना पड़ेगा। तो ये पी जो है किस कोण के लिए पी है, तो ये पी जो है वो इस कोण के लिए ही होगा, इस कोण के लिए नहीं हो सकता ये पी। तो वो एंगल आपको बताना पड़ेगा और इस रेशियो को हम लोग साइन कहते हैं, साइन थीटा। अब ये थीटा का साइन है। अब आप ध्यान दीजिए कि थीटा जो है वो वही रह जाएगा। अभी हमने बताया था कि अगर इसको आप एंगल को बनाने वाली जो भुजाएं हैं उनको आप एक्सटेंड भी कीजिएगा, बढ़ाइएगा भी, तो एंगल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप यहां से इसके पैरेलल अगर एक और समकोण त्रिभुज बना दीजिए तो जानते हैं क्या हो जाएगा? अब ये पी ये हो जाएगा और कर्ण भी लेकिन बदल जाएगा, यहां तक चला जाएगा, है ना। लेकिन खासियत ये है कि ये जो रेशियो नहीं बदलेगा, ये बटा ये बराबर रहेगा ये बटा ई बाई एच जो है, इसीलिए ये फिक्स हो जाएगा। अगर कोई एंगल आप बता दिए, अगर कोई आप एंगल बता दिए, फिक्स कर दिए, मान लीजिए 22 डिग्री, 30 डिग्री, 32, कुछ भी होगा एंगल, अगर ये फिक्स आपने कर दिया तो ये रेशियो जो है वो फिक्स हो जाएगा। मतलब इतना बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जो होगा वो, चाहे इसको कितना भी बढ़ाते जाइए, वो रेशियो ये ऐसा क्यों होता है वो आप जब समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे ज्योमेट्री में, तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस लिहाज से ये इतना बटा ये अगर आप थोड़ा बढ़ा भी देंगे तो कर्ण बढ़ गया और अकॉर्डिंगली लंब भी बढ़ जाएगा। या फिर आप यहाँ खींच दीजिए और छोटा, तो क्या होगा मालूम है? अब इसी थीटा जो कहते हैं, देखिए थीटा इस ट्रायंगल के लिए भी उतना ही था और इस ट्रायंगल के लिए यहां से भी लंब डाल दीजिए, इस समकोण त्रिभुज के लिए भी उतना ही है। ये एंगल नहीं बदल रहा है। और या फिर इसको आप ऐसे पीछे साइड में बढ़ा दीजिए, इसको भी बढ़ा दीजिए और कोई एक बिंदु से लंब खींच दीजिए, हैं, ये और ये पैरेलल हो जाएंगे, इसके पैरेलल ये भी है ना। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बड़ा हो गया, हाइपोटेन्यूज बड़ा हो गया, और इसमें क्या हो रहा है? ये जो शुरुआत का परपेंडिकुलर था उससे ये छोटा हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन साथ ही साथ ये हाइपोटेन्यूज भी छोटा हो गया। अब ये 90 डिग्री है ना, तो इसके सामने का ये, तो ये हाइपोटेन्यूज कर्ण भी छोटा हो गया। ये इस तरीके से चेंज होंगे कि आप इतना बटा इतना करें या इतना बटा इतना करें या इतना बटा इतना करें, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल तो सेम है और साइन उसका सेम होना चाहिए। तो इस रेशियो को, यानी कि जैसे ही आपने एंगल फिक्स कर दिया, अब आप साइड कुछ भी करते रहे होगा, ऐसे ही साइड बनेंगे कि उनका जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। और इस रेशियो को ही हम लोग उस एंगल का साइन कहते हैं। तो साइन थीटा कहने का मतलब, थीटा कोई एंगल है और उसका साइन, तो किसी कोण का साइन, किसी कोण का साइन का मतलब होता है कि उस कोण की भुजाओं के सहायता से आप समकोण त्रिभुज बनाइए और उसके सामने वाली भुजा की लंबाई और हाइपोटेन्यूज का रेशियो निकाल दीजिए, अनुपात निकाल दीजिए, वही साइन कहलाता है। समझ गए ना? तो ऐसे ऐसे हम कितने रेशियो बना सकते हैं अलग अलग, वो देखिए।
ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया यानी H हो गया, और इस थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं तो ये P हो गया और ये B हो गया। इसको थीटा बोल देंगे या कुछ भी, फाई वाई कुछ भी, तो इसके रेस्पेक्ट में ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ये बार बार मैं बता रहा हूं, ये आप एकदम अंदर बिठा लीजिए। तो आप इस थीटा के रेस्पेक्ट में कितने तरह के रेशियो बना सकते हैं? तो आपने एक बनाया क्या, इस थीटा के लिए थीटा यहां लिख दीजिए, और एक रेशियो क्या बनाया, P/H। इसको हम लोग नाम देते हैं थीटा का साइन या साइन थीटा। साइन थीटा मतलब थीटा का साइन। एक चीज हम डिफाइन कर रहे हैं, अपने से परिभाषा कर रहे हैं कि ये इस थीटा के रिस्पेक्ट में जो P होगा और H होगा उसके अनुपात को हम लोग साइन थीटा कहेंगे। और अगर इसी थीटा के रिस्पेक्ट में आधार कौन है, B ये है, तो B और H के रेशियो को हम लोग इसी थीटा का कॉस कहेंगे, यानी कॉस थीटा बराबर B/H। समझ रहे हैं ना? एंगल हमने फिक्स कर दी, अब उसके संगत हम अलग अलग अनुपात निकाल रहे हैं भुजाओं का, और उसको कोई नाम दे रहे हैं। जैसे P और H के अनुपात को हम साइन थीटा नाम दे रहे हैं, B और H के अनुपात को हम कॉस थीटा। ये जस्ट डिफिनीशन है, इस रेशियो का नाम है, यानी लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं। लेकिन साइन किसका कहना पड़ेगा, किसी एंगल का कहना पड़ेगा, और एंगल बताना ही पड़ेगा क्योंकि आपने P यूज किया है। P कैसे पता चलेगा बिना एंगल का, एंगल बताना पड़ेगा तब P डिफाइन होगा। अदरवाइज आप नहीं बोल सकते कि यही भुजा लंब है, नहीं। वो पहले एंगल किसके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, किस एंगल के संदर्भ में बात कर रहे हैं, ये बताना पड़ेगा। तो इस थीटा को हमने पहले से फिक्स कर दिया, तो इसके संदर्भ में P ये हो गया, और P और H के रेशियो को हम लोग साइन थीटा कहेंगे, और B और H के रेशियो को हम लोग कॉस थीटा कहेंगे। और एक तीसरा भी संभव है, वो क्या है, P और B का भी रेशियो निकाल दें तो क्या होगा, इसको हम लोग टैन थीटा कहेंगे। इसी थीटा का टैन माने इस एंगल के रेस्पेक्ट में इस रेशियो को हम लोग उस एंगल का टैन कहते हैं। इस एंगल के रेस्पेक्ट में P और H के रेशियो को हम लोग उस एंगल का साइन कहते हैं, और इस थीटा के रेस्पेक्ट में B और H के रेशियो को हम लोग उस थीटा का कॉस कहते हैं। ये तीन बस याद कर लीजिए, साइन, कॉस और टैन, तीन ही रिलेशन हुए ना, तीन चीजें हैं, अब तीन ही रिलेशन है, P और H के बीच, B और H के बीच, और P और B के बीच में यही होगा। और एक संभव है साइकिल की तीनों को उलट दीजिए, वो भी एक रिलेशन है, लेकिन कॉम्बिनेशन ये तीन ही बनेगा। अब इसको आप उलट दीजिए, यानी P/H ना बोल के H/P कहिए, है ना, तो B/H ना बोल के H/B कहिए, P/B ना बोल के B/H कहिए, तो उनके अब तीन अलग अलग नाम हो जाते हैं। उनको हम लोग उल्टा को कहेंगे ऐसे कि अगर H/P हो, देखिए P/H था तो उसको हम लोग थीटा का क्या बोले थे, साइन थीटा बोले थे। तो अब हम लोग उल्टा को, साइन के उल्टा को कॉसेक कहते हैं, तो COSEC का थीटा लगा देंगे। देखिए कॉसेक थीटा का मतलब कॉसेक गुणे थीटा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉसेक अलग कर दीजिएगा उसका कोई मीनिंग नहीं, वो एंगल के साथ लगा रहेगा तो उसका मीनिंग है। एंगल के साथ लगा है तो उसका क्या मीनिंग है कि थीटा के संगत H और थीटा के संगत P का अनुपात को हम लोग कॉसेक थीटा कहते हैं। बस ये परिभाषाएं हैं किसकी, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। क्या कहते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, रेशियो माने अनुपात, निष्पत्ति, और हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय, ये जितने हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक। अभी देखिए उल्टा, कॉस में क्या था, B/H। अब अगर हम H/B कर देंगे तो उसको हम लोग कहेंगे सेक थीटा, यानी कॉस थीटा के उल्टे को सेक थीटा कहेंगे। और जो P/B था उसको हमने क्या कहा था, टैन थीटा। तो B/P को हम लोग कहेंगे
कॉट थीटा। इसको एक बार फिर से हम लिख देंगे, आप याद कर लीजिए, जस्ट उल्टा है। देखिए ये तीन चीजों से ई बी और एच से हमने तीन रेशियो का जोड़ा बनाया, ई बाई एच, बी बाई एच और पी बाई। ई बाई एच को साइन कहा, बी बाई एच को कॉस कहा और पी बाई बी को टैन कहा। ये तीन हुए और तीनों को फिर से उलट दीजिए तो 6 हो जाएंगे। यानी टोटल जो ट्रिगोनोमेट्रिकल, और इन सबको क्या कहते हैं, किसको ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं, यानी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कहते हैं हिंदी में। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। यानी जो आप डर रहे थे पहले कि साइन कॉस, अरे बाप रे ये क्या होता है, कुछ नहीं है, वो रेशियो का नाम है। वो जो समकोण त्रिभुज की जो ये भुजाएं हैं उनके बीच के अनुपातों को हम लोग कहते हैं साइन कॉस टैन। लेकिन उसके पहले आप ये बताना पड़ेगा कि किस एंगल का साइन, किस एंगल का कॉस, किस एंगल का टैन। और तीन है, इसके तीनों के उल्टे हैं, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट। लेकिन चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉसेक हो, सेक हो, कॉट हो, आपको एंगल बताना पड़ेगा कि किस एंगल का आप बोल रहे हैं, कि क्योंकि ये एंगल की निष्पत्तियां होती हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। साइन थीटा यानी थीटा का साइन, साइन थीटा मतलब साइन गुणे थीटा, ऐसा कुछ नहीं, थीटा का साइन। और थीटा का साइन कहने का मतलब क्या है आपका भाई, मीनिंग क्या है? तो मीनिंग ये है कि उस थीटा के सामने जो समकोण त्रिभुज में भुजा है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और कर्ण, उसका जो रेशियो निकाल दीजिएगा कि लंब और कर्ण, लंब बटा कर्ण, वो जो रेशियो आएगा उसको हम लोग कह देंगे कि यही रेशियो को हम लोग डिनोट करेंगे, सूचित करेंगे उस थीटा के साइन के रूप में। यानी कि वो रेशियो कुछ नहीं है, या फिर उस थीटा का साइन कुछ नहीं है, बल्कि वो एक रेशियो है। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं इसे एक जगह लिख दे रहा हूं तो आप समझ जाएंगे। साइन थीटा, थीटा एक एंगल है, P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, इस थीटा के संगत P, इस थीटा के संगत B, और टैन थीटा बराबर P बाई बी। ये रेशियो, ये इसीलिए इन लोगों को हम लोग कहते हैं साइन कॉस टैन, ये सबको कहते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। और इसका उल्टा करते जाइए, रेसिप्रोकल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है व्युत्क्रम। साइन थीटा का व्युत्क्रम, उसको हम लोग नाम देते हैं कॉसेक थीटा। और चूंकि व्युत्क्रम है तो क्या होगा, ये P बाई एच है तो ये H बाई P हो जाएगा, है कि नहीं। और कॉस थीटा इसका व्युत्क्रम सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका H बाई बी। और टैन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, उसको कॉट थीटा, ये नाम याद कर लीजिएगा बस। साइन कॉस टैन याद रहेगा, इसका उल्टा बस साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, थीटा तो सब में है, एंगल सेम एंगल का है ना। और ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा बी बाई, इसका उल्टा P बाई बी तो B बाई बी। ये चीज आप याद कर लीजिए। ये 6 जो हैं ये 6 नंबर में है, 3 मूल रूप से हैं और तीनों के उल्टे 6 हो गए। तो ये जो 6 हैं उनको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं। तो ये वाला वीडियो हम लोग अभी यहीं पे खत्म करें। मैंने कहा था कि इस टॉपिक पे पूरा का पूरा हम सीजीएल का जो ट्रिगोनोमेट्री है आप कंप्लीट करवा देंगे। खूब कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ के एकदम क्लियर। और मल्टीपल वीडियोस बन सकते हैं, एक से ज्यादा वीडियो। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहे हैं। क्या हमने बताया आज, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, उनका डिफिनीशन, क्या मतलब होता है ना, इनके आपस के क्या रिलेशन होते हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी और त्रिकोणमिति की जितनी भी चीजें हैं सब बताएंगे, पूरा त्रिकोणमिति कवर कर देंगे। और इस चैनल पे ये बीच से एक टॉपिक उठा के ये डाला गया है। वैसे इस चैनल का जो मेन मोटिव है वो ये है कि मैथमेटिक्स को शुरुआत से सिलसिलेवार तरीका से पढ़ाया जाए, वो मैं करूंगा। लेकिन ये जो
बाकी जो लोग जानते हैं कुछ, बस केवल त्रिकोणमिति के बारे में शुरू से समझना है। सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से सवाल त्रिकोणमिति से अभी मैंने देखा विगत सालों में आए हुए हैं एसएससी सीजीएल परीक्षा में, तो इस लिहाज से ये वीडियो बनाया गया, तो आप इसको देखिए। और बाकी टॉपिक्स के लिए भी, जैसे बहुत से जियोमेट्री के कंसेप्ट थ्योरम हमने चर्चा इसमें किया, तो वो सब पे अलग अलग वीडियो आएंगे, बनेंगे। आप जाके विजिट तो कीजिए, उस चैनल पे विजिट कीजिए और देखिए कैसे कैसे टॉपिक। नंबर से हमने शुरुआत की है, नंबर सिस्टम से एकदम शुरुआत से, नंबर क्या होते हैं और फिर आगे, क्योंकि भाई नंबर के बिना मैथमेटिक्स तो चलेगा नहीं। तो सबसे बुनियादी जो चीज़ है, सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है नंबर्स। तो वहां से मैंने शुरुआत की है, वो सब प्लेलिस्ट में भी आप देखिए। और बीच में आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको सीजीएल प्रिपरेशन के लिए ये चाहिए, तो हम वो भी करेंगे। और जो सिलसिलेवार वीडियोज हैं वो भी आएंगे, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी आएंगे, बीच बीच में जंप करके। और जो सिलसिलेवार बताते हैं वो तो चलेगा ही। तो आप ये देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। इसमें जस्ट केवल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के बारे में, साइन कॉस टैन क्या होते हैं, उनके उल्टे व्युत्क्रम, साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक और टैन का व्युत्क्रम कॉट, ये सब क्या, इसका मतलब क्या होता है वो हमने डिस्कस किया। 2-3 बार इसको प्ले करके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। उतना कुछ इसमें बता दिया गया है। चलिए धन्यवाद।